एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को डीलिट थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकेंड समावेशी शिक्षा की पवन सीरीज़ का बहुविकल्पी प्रश्नों को करा रही थी। मैंने कल आप लोगों को 57 क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं आपको 58 क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। तो मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पवन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्न का 58 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है? नंबर 1 चिंता, नंबर 2 संबंध, नंबर 3 तनाव और नंबर 4 भंग नशा। तो आपको पता है कि मानसिक विकार यानी कि जो हमारा मेंटल प्रॉब्लम जो होती है वो लक्षण किसको नहीं दिखलाता है। तो मानसिक विकार हमारी चिंता भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, या आप कोई नशा कर रहे हैं वो भी हो सकता है, लेकिन संबंध नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या है? संबंध। अगला प्रश्न है, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सिखाते हैं। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को क्या सिखाते हैं? विद्यालय से, या सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। तो बालक जो सामाजिकरण की यानी वातावरण से जो भी सीखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया से जो भी सीखते हैं वो विद्यालय से भी सीख सकते हैं और रुचियों से भी सीख सकते हैं, क्योंकि जब बालक को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें रुचियाँ लेंगे। परिवार से भी सीख सकते हैं और उपरोक्त सभी से, तो इन सभी से सीख सकते हैं। तो उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता थे, यानी बुद्धि लब्धि को किसने सबसे पहले दिया था? कौन इसके जन्मदाता थे? बिने, टर्मन, स्टर्न या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो कौन है? टर्मन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि या मंद बुद्धि। तो किस श्रेणी में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है? औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो किससे कम होती है? औसत वाले बालक से कम होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? ठीक है, तो कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मानसिक मंद बालकों को पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90 या 70 से 80 या 90 से 100 या 20 से 70। तो सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 100। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है, तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से कम, 90 से अधिक, 140 से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, मैंने अगले भी वीडियो में बताया था आपको कि जो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि टर्मन ने कितनी बताई है? टर्मन साहब ने 140 से अधिक बताई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है, यानी 85 से कम किन लोगों की बुद्धि लब्धि सबसे कम होती है? पिछड़े बालकों की, मंद बुद्धि बालकों की या दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो होते हैं पिछड़े बालक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और पिछड़े बालक क्या होते हैं ये भी मैंने आपको कल बताया था अच्छे से कि पिछड़े बालक वे होते हैं जिनके सीखने की गति बहुत धीमी होती है, जो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वो पिछड़े बालक होते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 85 से कम होती है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब दिया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड बिने ने, और ये आपका जो प्रश्न है ये 2019 में भी आया था। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब दिया था? 1905 में, 1901 में, 1889 में या 1911 में। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण कब दिया था? 1905 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड ने, वुंट ने, थॉर्नडाइक ने या पैवलव ने? तो जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना है वो विलियम वुंट ने की थी। कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, कई बार मैंने इसको आपको बताया है। तो ये कहाँ की थी? विलियम वुंट ने की थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास अमेरिका, जर्मनी, जापान या फ्रांस, किस में किया गया था? तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल का जो विकास है वो अमेरिका में किया गया था। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है विशिष्ट शिक्षा, मुख्य धारा या समन्वित शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो आपको पता है जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, जो आँख से अंधे होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उन बालकों की शिक्षा का जो प्रावधान है वो विशिष्ट शिक्षा में भी यानी कि विशेष शिक्षा में भी या समावेशी शिक्षा में भी किया जाता है, मुख्य धारा पर भी किया जाता है, समन्वित शिक्षा में भी किया जाता है, इन सभी में किया जाता है। तो उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय हुआ, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कब उदय हुआ, कब जन्म हुआ? मानवीकरण की, संस्था रहित शिक्षा की, समावेश की या उपरोक्त सभी की? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उदय है वो मानवीकरण की से हुआ था। अगला प्रश्न है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे पूछा है कि विकलांग शिक्षा, तो विकलांग शिक्षा में आपके शारीरिक विकलांगता भी आ सकती है, आवेगात्मक अवस्था भी आ सकती है या कोई मानसिक स्थिति भी हो सकती है। तो ये आपके तीनों आंसर सही हैं, यानी उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छी निर्देशन सेवा होती है बालक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है जो आजकल की शिक्षा है वो बाल केंद्रित हो गई है। पहले शिक्षा जो थी, जो गुरुकुल वगैरह में दी जाती थी, वो शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब जो शिक्षा दी जाती है वो बालक को केंद्र मानकर दी जाती है, बालक की रुचियों के आधार पर दी जाती है। तो इसलिए अब जो शिक्षा का, जो अच्छी शिक्षा का जो निर्देश है या जो अच्छी निर्देशन सेवा जो बताई गई है वो बालक केंद्रित पर आधारित है। तो इसका आंसर है बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता या उपरोक्त सभी? तो परामर्श की प्रक्रिया के जो मुख्य अंग हैं वो हैं परामर्श के लक्ष्य भी हो सकते हैं और एक सेवार्थी भी हो सकता है और परामर्शदाता भी होते हैं। तो ये तीनों उत्तर आपके सही हैं, तो आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? अभी आपने पढ़ा परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने हैं, अब आप पढ़ने जा रहे हैं परामर्श के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य या उपरोक्त सभी? तो परामर्श के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो आत्मज्ञान भी होता है, खुद का ज्ञान भी होता है, आत्मस्वीकृत भी होता है और सामाजिक सामंजस्य भी होता है। ठीक है, समाज के साथ सही तरीके से ढंग से रहने की भी इसमें इसका उद्देश्य भी होता है। तो सामाजिक सामंजस्य भी होता है, तो उपरोक्त आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 14, 15? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है 10। अगला प्रश्न है आपका, निरीक्षण के प्रकार कितने हैं? तो निरीक्षण 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार का होता है। तो निरीक्षण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? निरीक्षण हमारे होते हैं 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें हम कहते हैं SCRT, NCERT, CIT और NGO। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? जो गैर सरकारी संगठन होता है उसे हम क्या कहते हैं? NGO कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देता है या देना है, या कथन किसका है? स्ट्रैंगर का, स्किनर का या कोठारी कमीशन का या एम्बिसन का? तो यह कथन है आपका स्ट्रैंगर का।
ये कथन आपका स्ट्रैंगर ने दिया है। अगला प्रश्न है आपका, निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, यानी निर्देशन में किन माध्यम का प्रयोग किया जाता है? औपचारिक, अनौपचारिक या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता है निर्देशन में जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता है वो है औपचारिक। औपचारिक माध्यम से हम निर्देशन का उपयोग करते हैं, यानी एक सही तरीके से, एक ढंग से, एक समय से हम क्या करते हैं? निर्देशन के माध्यमों का प्रयोग करते हैं। निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर क्या है? गहन संबंध है, असंबंधित हैं, कुछ कुछ संबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि निर्देशन और परामर्श का एक दूसरे से बहुत ही गहरा यानी गहन संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग हैं। तो परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग, ये आपका 2016 में आया हुआ है। तो उपबोध, परामर्शदाता, परामर्श के लक्ष्य या उपरोक्त सभी। तो परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग क्या हैं? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चे होते हैं, यानी सामान्य बच्चे किस आईक्यू के होते हैं, किस बुद्धि लब्धि के होते हैं? 70 से कम आईक्यू वाले, या 70 से 80 आईक्यू वाले, या 90 से 110 आईक्यू वाले, या 110 से ऊपर आईक्यू वाले? तो सामान्य बच्चे जो होते हैं वो होते हैं 90 से 110 आईक्यू वाले। तो मैं आपको बुद्धि लब्धि की मैंने आपको पूरी उसके सवाल भी बताए हुए हैं, और बुद्धि लब्धि के मैं आपको एक चार्ट अच्छे से बता दूंगी टर्मन जी का, ठीक है, और भी चार्ट आपको बता दूंगी, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? हेविट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, या क्रिक ने? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को जो दुर्लभ गुणों वाला बच्चा वो जो बताया है वो है हेविट जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में? तो जो आंशिक शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं उनको हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता से नहीं पढ़ती? तो आपको पता है जो आंशिक दृष्टिबाधित वाले जो बच्चे होते हैं वो किसकी सहायता से पढ़ते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, यानी जो सुनने वाले, जो सुन नहीं पाते हैं बच्चे, जो बहरे बच्चे होते हैं, उनमें जो दोष होता है, जो दोष पाया जाता है उन बच्चों में और कौन सा दोष हो सकता है? ये कौन सा दोष होता है? कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य, या उपरोक्त तीनों? तो जो श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में जो दोष हो सकता है वो तीनों में हो सकता है। ये कान से बाहर भी हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकता है, और कान के बीच में यानी मध्य में भी हो सकता है। तो ये तीनों में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? ठीक है, हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत निलंब, या पांव फिरा? तो आपको पता है जो अस्थि बाधित बच्चे होते हैं, यानी जो हड्डियों से जो जिनका जो दोष पाया जाता है, हड्डियों से जो कमज़ोर या हड्डियों से जो जिनको प्रॉब्लम होती, जो बच्चे होते हैं वो बच्चे हकलाना, उनके अंदर कौन सी विशेषता नहीं होती? हकलाना कोई अस्थि बाधित विशेषता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है हकलाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, अभी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि टर्मन साहब ने बताई है 140 से अधिक होती है, या तो 140 होती है या 140 से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन्स का, शिक्षा आयोग का, रायबर्न का, या स्किनर का? तो जो सीखने का नवयुवकों को जो अपने और दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए जो सहायता देने की जो प्रक्रिया होती है ये जो है स्किनर का कहना है। अगला प्रश्न है, परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति जो होता है वो किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, या कथन है मायर्स का, कॉल रोजर्स का, रॉबिन्स का, या वेबस्टर का?
तो यह कथन है कॉल्स रोजर्स का। कॉल्स रोजर्स का कहना है कि परामर्श वो अभिक्रिया होती है, परामर्श का अर्थ होता है जैसे जब दो व्यक्ति को एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तो जिसमें से एक व्यक्ति को किसी से सहायता मिलती है और दूसरा किसी को सहायता देता है, यानी एक व्यक्ति एक को सहायता देता है और दूसरा एक से सहायता लेता है, इसे ही परामर्श कहते हैं। और इस प्रक्रिया को यानी इस कथन को किसने दिया है? कॉल रोजर्स ने दिया है। तो आपका उत्तर है कॉल रोजर्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। यानी जब परामर्श में जो व्यक्ति जो होते हैं यानी जो दो व्यक्ति होते हैं उनके जो जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या को समाधान करने के लिए जो भी हम सहायता करते हैं, जो भी हम मदद करते हैं, तो वो जो मदद दी जाती है वो किसके माध्यम से दी जाती है, ये इसमें पूछा गया है। तो गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से। ये प्रश्न आपका कल भी आया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है। तो आपको पता है जब दो व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जब दोनों एक दूसरे की सहायता, समस्या समाधान में सहायता करते हैं या मदद करते हैं तो आपको पता है ना तो वो गीतों से गीत सुना कर किसी की सहायता को, समस्या को समाधान नहीं कर सकते, ना ही वो कोई चित्र दिखाकर किसी की समस्या का समाधान कर सकते, ना ही किसी कहानी को सुनाकर वो समस्या का समाधान करते, बल्कि वो एक दूसरे की समस्या का समाधान वार्तालाप के माध्यम से करते हैं। तो आपका उत्तर है वार्तालाप के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में या इलाहाबाद में। तो ये भी प्रश्न आपको हम कितनी बार बता चुके हैं। परामर्श एवं निर्देश देने वाली जो संस्था मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है इलाहाबाद में। और अगर आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है तो भी आपका उत्तर होगा इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक। तो परामर्श से संबंधित जो जिले की विशेषज्ञ यानी पूरी समिति का जो नेतृत्व करता है वो होता है हमारा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में मुख्य रूप से सहायक होते हैं शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। तो जो जिले में जो दास अवरोध की जो समस्या होती है उनको रोकने के लिए कौन मदद करता है? निर्देशन एवं परामर्श मदद करते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो निर्देशन और परामर्श के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं, यानी क्या करना हमारे लिए उचित है, सही है और क्या करना हमारे लिए गलत है। ठीक है, तो ये निर्देशन और परामर्श का काम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है, यानी पूरी तरीके से या गहन करके श्रवण बाधित यानी जो बहरे बच्चे होते हैं उनको सुनने का जो डेसिबल स्तर होता है, यानी जो कम, यहाँ पर हम पूरी तरीके से बहरे नहीं कह सकते बल्कि कम सुनने वाले बच्चे, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका जो सुनने का जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है? 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक या 90 से 100 डेसिबल तक। तो जो हमारे जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनका जो सुनने का डेसिबल स्तर होता है वो 90 से 100 डेसिबल तक होता है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बाय बाय, टेक केयर।